सो वेलकम बैक बच्चों। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा, अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। रिटर्न्स टू अ फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर रिफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर रिफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट, और जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ उसकी को बोला जाता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब यहां पर इनकम से है, रेवेन्यू से है। मतलब बोलते ना यार कि तुमने यहाँ पे पैसे लगाए तो कितना रिटर्न मिला, कितना रिटर्न मतलब तुमने कमाया कितना। तो यहाँ पर रिटर्न का मतलब वापसी से नहीं है, वापसी भी कैसी, इनकम वाली वापसी। when only one factor is increased keeping all other factor fixed। अब ये जो लॉ अप्लाई होता है इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अदर फैक्टर हमें कांस्टेंट रखना है और सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज करना है शॉर्ट रन में। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है ये सुनिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पहले तो आप ये देख लो कि इसके दूसरे दूसरे नाम क्या हैं। जानू, सोना, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे हरे वाले नाम समझ लो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स। इसको लॉ ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर भी इसको कहा जाता है। ये तीनों नाम आप याद रखना, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो याद ही रखना, यानी टोटल इसके 4 नाम आपको याद रखने हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन LVP states that a rise as we increase quantity of only one input, as we increase quantity of only one input keeping other inputs fixed, total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate। इनका ये कहना है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि यदि हम एक इनपुट को इंक्रीज करते हैं, एक इनपुट को इंक्रीज करते हैं और बाकी इनपुट को फिक्स कर देते हैं, यानी हम एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उस बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, उसकी वजह से शुरुआत में तो हमारा प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, और एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 3 फेज में डिवाइड किया गया। फेज नंबर 1 को बोला गया इंक्रीजिंग रेट, फेज नंबर 2 को बोला गया डिक्रीजिंग रेट, और फेज नंबर 3 को बोला गया नेगेटिव रेट। ठीक है, अब हम इसके कुछ एजम्पशंस ध्यान रखना, ये एजम्पशंस पर ही अप्लाई होगा, यानी यदि ये 5-6 कंडीशंस फुलफिल हुई तो ही आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फंडा अप्लाई नहीं होगा। इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन एज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। क्या कहता है, इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन as factors are classified as variable and fixed factor। आपको क्या करना है, शॉर्ट रन पर ही काम करना है, और फैक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिर लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड, सारे फैक्टर्स पे अप्लाई होता है, यानी कि जो कांस्टेंट रखने के लिए बोल रहा है उसमें आपके फिक्स्ड फैक्टर भी आ गए और वेरिएबल भी आ गए। Under law of variable proportion, different units of variable factor can be combined with fixed factor। different जो variable factor हैं और fixed factor दोनों को combine करके एक input बना देना है। This law applies to the field of production only। सिर्फ production में ही applicable है। The effect of change in output due to change in variable factor can be easily determined। इफेक्ट, चेंज का इफेक्ट आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज एज्यूम दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट।
इनका ये कहना है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब्स्टिट्यूट नहीं रह जाते, सब्स्टिट्यूट नहीं रह जाते। सब्स्टिट्यूट यानी एक के बदले आप दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल है उसी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस लॉ। आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी आपकी सेम रहेगी। इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली इफिशिएंट, और ये माना जाएगा कि आपने जितने भी लेबर लगाई हैं उनकी सबकी इफिशियंसी इक्वल है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। तो आपका फिक्स्ड फैक्टर लैंड है, वन फिक्स है, कांस्टेंट है, वेरिएबल फैक्टर लेबर आप बदल रहे हो, टोटल इनपुट और मार्जिनल इनपुट और फेज, तीन फेजेस हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। तो आपका जब एक लेबर था और एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर था, तो टोटल प्रोडक्ट आपका 10 था और मार्जिन भी 10 था। जैसे ही आपने एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया, यानी एक से दो लेबर लगा दी आपने, वैसे ही आपका प्रोडक्शन देखिए 30 पे आ गया, यानी 20 यूनिट से बढ़ गया, यानी बहुत तेजी से बढ़ा। भाई एक लेबर दो बना रहा था, एक ही बना रहा था, 10 बना रहा था, लेकिन जैसे ही आपने दूसरा लगा दिया तो उन्होंने टोटल प्रोडक्शन 30 का कर दिया, यानी 20 का मार्जिन हो गया। तो ये है इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद आपने एक लेबर और बढ़ाई तो भी आपका प्रोडक्शन 45 पर गया, लेकिन 20 से कम हो गया, यानी जो आपका रेट था प्रोडक्शन का वो डिमिनिश होने लग गया, कम होने लगा। फिर एक लेबर आपने और बढ़ा दी, एक लेबर आपने और बढ़ा दी। जब आपने एक लेबर और बढ़ा दी मेरे बच्चे, 2 से 3 लेबर लगा दी, तो प्रोडक्शन 45 का हो गया, यानी 15 का मार्जिन। पहले 20 का रेट था, अब ये रेट डिक्लाइन हो गया, यानी बढ़ तो रहा है, प्रोडक्शन 30 से 45 तो हुआ, लेकिन जो उसका रेट था वो कम हो गया। फिर एक लेबर और बढ़ा दी, 4 लेबर कर दी, तो प्रोडक्शन आपका कितना हो गया, 52, यानी 7 ही बढ़ा, 7 ही बढ़ा। फेज ये क्या कहलाया, डिमिनिशिंग रिटर्न। प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक फेज ऐसी आई कि आपने वेरिएबल फैक्टर बढ़ा करके 5 कर दिए, आपका टोटल आउटपुट मैक्सिमम पे है 52, अब कोई चेंज नहीं हुआ वेरिएबल फैक्टर की वजह से। फिर आप नहीं माने, एक फैक्टर और बढ़ा दिया, एक लेबर और बढ़ा के 6 कर दिया, तो आपका प्रोडक्शन था वो डाउन हो गया, यानी आपका जब मैक्सिमम हो गया टीपी, तो वहां पर एमपी 0 हो गया। याद करो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी हमने पढ़ा था, तो उसका भी रिलेशन ये यही था। क्या था कि जैसे जैसे टीपी बढ़ता है एमपी डिक्लाइन होता है। फिर जब टीपी मैक्सिमम पर होगा तो एमपी 0 होगा, 52 मैक्सिमम है और यहाँ पर 0 है। और जैसे ही आप एक और वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दोगे, आपका टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव में चला जाएगा, तो निगेटिव फेज हो जाएगा। ग्राफिकली हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लॉ ऑफ वेरिएबल देखो, पहले तेजी से बढ़ा, फिर इंक्रीज तो हुआ, लेकिन रेट इसका डाउन था। फिर जब मैक्सिमम पे आया तो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो बढ़ा, फिर कम होना शुरू हो गया, यहाँ पर 0 पे आ गया और 6 पर माइनस में चला गया। ये आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉ। चलिए, फेज 1 क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इन दिस फेज every additional variable factor adds more and more to the total input. It means TP increases at an increasing rate and MP of each variable factor rises. इनका क्या कहना है कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो तो बढ़ता है, और जो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट, इसका वजह क्या है, इट हैपेंस बिकॉज इनिशियली क्वालिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट is too small as compared to a fixed input. As production starts, there is efficient use of fixed input, which raises the productivity of variable input due to division of labor.
आपके लेबर कम है, लेबर का स्पेशलाइजेशन है और उसका एनर्जी होता है, वो क्या करता है, शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ा देता है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। एज सीन इन द गिवन शेड्यूल एंड डायग्राम, वन लेबर प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स while two labors 30. It implies TP increases at increasing rate. फिर सेकंड फेज में जब हम आए तो सेकंड फेज में क्या है, एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाते हैं वो गप्पे मारने शुरू कर देते हैं, कंपटीशन हो जाता है उनके बीच में एक दूसरे से कि नहीं यार ये तो नहीं कर रहा, मैं ही क्यों जान दे दूं, है ना। जैसे दो बहुएं घर में आ जाती तो झगड़े शुरू हो जाते। महिलाओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सब पर अनुभव यही है जीवन का, आप लोगों का भी यही होगा। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ाते हो उनका टाइम पास शुरू हो जाता है, उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है और प्रोडक्शन डाउन होने लगता है। सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पर थ्योरेटिकली आपको क्या लिखना है एग्जाम में, आप ये देखें। इट हैपेंस बिकॉज आफ्टर ए लेवल ऑफ आउटपुट प्रेशर ऑन फिक्स्ड इनपुट लीड्स टू फॉल इन It happens because after a level of output, pressure on fixed input leads to fall of productivity of the variable input. इनका कहना है कि एक लेवल के बाद आउटपुट जो होता है वो प्रेशर ऑन फिक्स्ड इनपुट, भाई यार मशीन तो एक ही है, आप लेबर बढ़ा दोगे तो क्या मशीन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्या मशीन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्या नहीं। शुरुआती दौर पे फिक्स्ड फैक्टर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है, पर जैसे ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ना शुरू होते हैं और लिमिटेशन होती है फिक्स्ड फैक्टर की, इस वजह से आपका जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। सेकंड फेज एंड्स एट पॉइंट एस व्हेन, नेगेटिव फेज में क्या होता है मेरे बच्चे, तो it happens because amount of variable input becomes too large in compare to fixed input. दोनों का बैलेंस यदि बराबर रहे तब तो बराबर चलेंगे, लेकिन आपके वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा हो गए, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स हैं, तो अब क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी इफिशियंसी कम होगी। दोनों का बैलेंस मेंटेन नहीं है, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का, इस वजह से आपका आउटपुट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव चला जाता है। phase of operation, a rational producer will always seek to operate in phase 2 of law of variable proportion। एक जो रेशनल यानी समझदार जो प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो किस लेवल पर प्रोडक्शन करे, फेज 2 पर करे। In phase 1, employment of every additional unit of variable factor gives more and more output, that is marginal product increases. It means there is a scope for more profit if production is increased with more unit of variable factor. Phase 2, marginal product of each variable factor is negative. So this phase is ruled out on the ground आप टेक्निकल इफिशियंसी, मतलब थर्ड भी फेल है क्योंकि या तो निगेटिव में चले गए। फेज 1 में क्या है, और इनपुट मतलब और जरूरत है वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से, हो सकता है हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए और हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, इस बात के चांस होते हैं। लेकिन जो फेज हमारा 2 होता है ना मेरे प्यारे, वो मैक्सिमम होता है, वहां पर हमारा जो आउटपुट का लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है। रीजन फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रीजन क्या है, तो रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फेज 1 बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, पहले ही बोल चुका हूं, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर की इफिशियंसी ज्यादा होती है शुरुआती दौर पे। इनविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर दिखाई नहीं देता पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है। रीजंस फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फेज 2 में क्या है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब आपका फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्टिमम पे है, इसको बढ़ाना या घटाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर होते उसका ओवरऑल यूटिलाइजेशन होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अब आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है वेरिएबल फैक्टर या फिक्स्ड फैक्टर का, यहाँ बेस्ट है, बेस्टम बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। फेज 3 गए, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, अब आपके क्या वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो गए, फिक्स्ड फैक्टर कम हो गए, तो जो इफिशियंसी थी प्रोडक्शन की वो कम हो गई।
उसके बाद पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल, पुअर कोऑर्डिनेशन है, और डिक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, डिफिशियंसी उनकी डिक्रीज हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है, हम ये समझते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता है कि states that when more and more units of a variable factor are employed with a fixed factor, then marginal product of variable factor must fall. फेज 2 की बात है। फेज 2 मतलब अभी हमने पढ़ा ना ऊपर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें फेज 2 था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसका लॉ ही क्या कहता है, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे और फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रखेंगे, वैसे वैसे आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होना लगेगा। ये सेम टू सेम वही 1 2 3 4 12 22 30 36 और 40, ये सेकंड फेज की बात हो रही है उसमें। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे जैसे आपका टीपी जैसे जैसे आपका टीपी इंक्रीज होता है एमपी डिक्रीज होता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि टीपी मैक्सिमम पे होता है और एमपी 0 होता है। फिर भी आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हो, टीपी जब डिक्लाइन होता है तो एमपी निगेटिव हो जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, यही इनका रिलेशन है और इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या है गाइस कि देखो जैसे जैसे आपका जीपी बढ़ रहा है, एपी एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है। और जब आपका एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम जब डिक्लाइन होना शुरू होता है तो ये निगेटिव हो जाता है। यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस। जब तक एमपी ज्यादा है एपी से तब तक एपी राइज होता है। यानी ये देखिए, ये एमपी एमपी वाली ये है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। व्हेन एपी इज इक्वल टू एपी, जब ये दोनों बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, तो एपी अपने मैक्सिमम पे होता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो ये आपका ये बढ़ रहा है, ये यहाँ से बढ़ा, ये भी बढ़ा। फिर जब ये डिक्लाइन होना तो ये बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन जब ये मैक्सिमम पे आया तो ये भी मैक्सिमम पे है। जब ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पर क्या कहना है इसका, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, जब ये दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम पे आ गए, तो एपी मैक्सिमम पे है, थर्ड यूनिट। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, जब ये देखो एमपी कम हुआ तो ये भी कम होना शुरू हो गया। therefore both AP and MP fall but MP becomes negative whereas AP remains positive। AP पॉजिटिव ही रहता है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाता है। इस यहाँ से ये चैप्टर की होती समाप्ति। कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। वेरिएबल फैक्टर है, टोटल प्रोडक्ट है, 0 0, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, वेरिएबल फैक्टर और टोटल प्रोडक्ट। अब हम एपी निकालेंगे, तो एपी का क्या फार्मूला होता है, टोटल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पर हम एक फैक्टर से करेंगे, यहाँ पर हम 2 से करेंगे, यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 से और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आता जाएगा। मार्जिनल के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल है उसका डिफरेंस लेते चले जाएंगे। तो 0 और 8 का डिफरेंस 8, 8 और 20 का डिफरेंस 12, 12 28 और 20 का डिफरेंस 8, 28 और 5 25 का डिफरेंस माइनस का 3। इस तरीके से हम फिर एक ये भी एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं हम। लेबर, ये टोटल प्रोडक्ट एपी और एमपी सेम वैसे ही निकलता चला जाएगा गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, बूस्टर पर जाकर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बूस्टर बूस्टर देख लेते हैं, बूस्टर में कुछ हमें क्वेश्चंस मिल जाए तो। जोड़ियां जमाईदा,
लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या कहते हैं, हम इसको समझते हैं. Returns to scale refers to the change in output when all the factors inputs are changed simultaneously in the same proportion in long run. लॉन्ग रन में जब हम चेंज करते हैं वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर को, दोनों को, तो क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है ऑल आर चेंज्ड साइमल्टेनियसली. तो जैसे जैसे हम फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारा जो आउटपुट है उसमें भी चेंज आता है. When a firm change the quantity of all inputs in the long run, it changes scale of production. Scale of production, scale का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट के इंक्रीज होने से है, प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने या घटने से. जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब आप ये चाहते हैं कि मैं 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, यानी आपका स्केल बड़ा कर लूं. स्केल का मतलब वही स्केल है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हो, है ना. तो स्केल का मतलब ये हुआ कि आप पहले आपका प्रोडक्शन जो 1000 पे था वो आप उसको बढ़ा के 1500 करना चाहते हो, 2000 करना चाहते हो, 3000 करना चाहते हो, या फिर आपका 3000 का प्रोडक्शन है आप उसको कम करना चाहते हो, तो वो है लॉन्ग रन. और रिटर्न्स टू स्केल, 3 टाइप्स ऑफ स्टेजेस. यहाँ पर भी 3 तरह की स्टेजेस हैं. 3 तरह की क्या स्टेजेस हैं मेरे बच्चे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और एक होगी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. तो अब हम इसको समझते हैं. इंक्रीजिंग, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल इन आउटपुट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट थे, सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं. यहाँ पर लॉन्ग रन है, वो शॉर्ट रन था, ये लॉन्ग रन है. यहाँ पर हम दोनों फैक्टर चेंज कर रहे हैं, सीधी सी बात है यहाँ पर चेंज कुछ ना कुछ होगा. When proportionate increase in total output is more than proportionate increase in input, it is increasing returns. It means if all the inputs are increased by 100%, then output increased by more than 100%. इनका ये कहना है कि यदि आप ले फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों में चेंज करते हैं तो आपका जो परसेंटेज चेंज है वो 100% से भी ज्यादा होगा. जैसे चेंज आपने 1 और 2 किया, यहाँ पर 2 और 4 हो गए, डबल करा आपने. परसेंटेज चेंज इनपुट में आपने 100% किया, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो 100 से 250 हो गया, यानी 150 का चेंज आया. फिर आपने यहाँ भी डबल किया, 100% चेंज किया, 2 को 4 कर दिया, 4 को 8 कर दिया, तो यहाँ पर और तेज हो गया, है ना. 100% चेंज की वजह से 100% से ज्यादा चेंज है. पिछले को पहले से दूसरे से कंपेयर नहीं करना, बस ये कंपेयर करना है जो परसेंटेज चेंज इनपुट में है उससे 100% से ज्यादा से चेंज परसेंटेज चेंज इन आउटपुट पे है. It refers to benefit of large scale production which are available to a firm with its own operation. ये technical economies in the form of use of bigger and better machinery and marginal, यहाँ पर बेटर यूज होता है और बेनिफिट है प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलती है. फिर कांस्टेंट रिटर्न में क्या है? व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट. यहाँ पर इक्वल रहेगा, यानी यदि आप जो इनपुट है आप 100% से बढ़ाएंगे तो आपका परसेंटेज भी 100 से रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा. अब डिमिनिशिंग में क्या होगा ये देखते हैं. डिमिनिशिंग में आप 100% का जो चेंज है लाएंगे आप इनपुट पे, उससे 100% से कम होगा परसेंटेज आपका आउटपुट पे. यानी इस स्टेज पर यदि आप बढ़ाते हैं अपना आउटपुट इनपुट तो आपको उतना आउटपुट प्रोडक्शन नहीं मिलेगा. ये डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से याद करना, लिख लो इसको. यहाँ से मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है. इस चैप्टर को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे.
So guys, thank you very much.